रितिका गुरुद्वारे में बैठी अरदास कर रही थी। फिर वो वहीं बैठ जाती है क्योंकि वहाँ गुरबाणी चल रही थी। उसे वहाँ बैठकर बहुत शांति मिल रही थी। वो बहुत देर तक वहीं आंखें बंद करके बैठी रहती है। तभी कोई उसके सर पर हाथ फेरता है। वो आंखें खोलकर देखती है तो वहाँ एक पाठी खड़े थे। वो उसके पास बैठकर कहते हैं, पुत्र, मन में कोई उलझन है? रितिका उनकी तरफ देखकर कहती है, अंकल, मन में ऐसी उलझन है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और रितिका उन्हें अपनी परेशानी बताती है। उसकी बात सुनकर वो पाठी कहते हैं, बेटा, मन में अगर किसी के लिए भावनाएं हैं तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे मन में उसका चेहरा उभरा है तो कोई तो कारण होगा ना। ये गुरु का दरबार है पुत्र। इंसान सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है पर इनसे नहीं। आंखें बंद करके बाबा जी का नाम लेकर सोचो, क्या सच में तुम उससे प्यार करने लगी हो या नहीं? जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। और वो उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रितिका मन में कहती है, बाबा जी, आपसे कुछ नहीं छुपा है। मैंने आज तक किसी लड़के के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मन में आज तक कोई इतनी जगह बना ही नहीं पाया। मैं अगर सच में उनसे प्यार करने लगी हूँ तो मुझे उसका एहसास करवा दीजिए। और वो आंखें बंद कर लेती है। उसे आदित्य का चेहरा दिखाई देता है। वो हंसते हुए उसकी तरफ आ रहा था। फिर उसे वो सब पल दिखते हैं जिसमें आदित्य उसके साथ था। कुछ देर बाद वो धीरे से अपनी आंख खोलकर कहती है, मुझे जवाब मिल गया। इसका मतलब निशी सही थी। मैं आदित्य जी से प्यार करने लगी हूँ। थैंक यू बाबा जी। और वो माथा टेककर घर की ओर निकल जाती है। वो घर पहुंचकर जल्दी से निशिका के रूम में जाती है। निशिका वहां बैठी एक बुक रीड कर रही थी। रितिका गेट पर खड़े होकर उसे आवाज देती है, निशी। निशिका उठकर उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ है? तेरी सांसें क्यों फूल रही हैं? तू ठीक है ना? रितिका उसे गले लगाते हुए कहती है, निशी, निशी, तू सही कह रही थी। मैं आदित्य जी से प्यार करने लगी हूँ। पता है, मैं इतने वक्त से इस फीलिंग को समझ ही नहीं पाई थी, पर अब समझ गई हूँ। मुझे एहसास हो गया है, मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। और वो जाने लगती है। निशिका उसे रोकते हुए कहती है, रिट्स, होश में आ। क्या कर रही है तू? जानती भी है क्या बोल रही है? मुझे लगता है ये एक अट्रैक्शन है जो तुझे शायद यहाँ रहते हो गया है। रितिका कहती है, अट्रैक्शन नहीं है ये। मैं इसलिए गुरुद्वारे गई थी। मुझे अरदास करते वक्त भी उनका ही चेहरा दिखाई दिया। यह प्यार है निशी, और मैं उन्हें यह बताकर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। निशिका कहती है, रिट्स, बात समझ। तू उनसे प्यार करती है पर वो नहीं करते हैं कोई प्यार तुझसे। वो सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करते हैं। देखा है ना तूने उन्हें? यह सुनकर रितिका वहीं बैठ जाती है। निशिका कहती है, रिट्स, मैंने तुझे समझाया था ना। प्लीज अब बात समझ, और अभी भी वक्त है, संभल जा। रितिका उसकी तरफ देखकर कहती है, निशी, प्यार में आज तक कोई संभल पाया है क्या? आदित्य जी मुझसे प्यार करें ना करें, पर मैं तो उनसे करने लगी हूं ना। और मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूँ कि प्यार जताने से पहले ही हार मान जाऊं। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उन्हें अपने प्यार का इजहार जरूर करूंगी, जवाब और अंजाम चाहे जो हो। वो कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। और वो उठकर अपने रूम में चली जाती है। रितिका के जाने के बाद निशिका कहती है, ये लड़की बहुत जिद्दी है, ना जाने क्या होगा। वहीं रितिका अपने रूम में जाकर खुद को आईने में देखकर कहती है, आदित्य जी, आई नो, अभी ये प्यार सिर्फ मेरी तरफ से है, पर देखिएगा, आपको भी मुझसे प्यार जरूर होगा। और जल्दी ही मैं आपको अपने प्यार का इजहार जरूर करूंगी। फिर वो ड्रेसिंग टेबल पर रखी चूड़ियां उठाकर एक एक करके उन्हें पहनने लगती है। और वो बेड पर लेट जाती है और अपने फ़ोन में आदित्य और अपनी फ़ोटोज़ देखने लगती है। सो हैंडसम। और वो पिलो में अपना मुंह छुपा लेती है। रात में अन्नू को सुलाने के बाद आदित्य अपने रूम में जा रहा था। तभी रितिका कहती है, आदित्य जी। आदित्य उसकी आवाज़ सुनकर मुड़कर कहता है, जी बोलिए। रितिका कहती है, वो मैं कह रही थी कि। और वो चुप हो जाती है। आदित्य कहता है, क्या हुआ? सब ठीक है ना? रितिका उसकी तरफ देखकर कहती है, गुड नाइट। और वो ब्लैंकेट ऊपर तक लेकर सो जाती है। आदित्य पहले तो हैरान हो जाता है, फिर वो कंधे उचकाकर अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन रितिका किचन में नाश्ते में हेल्प कर रही थी। आकृति जी निर्मला जी से कहती हैं, माँ जी, इस बार भी आदित्य का जन्मदिन घर पर ही सेलिब्रेट कर लेना, क्योंकि बाहर तो वो जाएगा नहीं। निर्मला जी, हाँ, कुछ खास लोगों को बुला लेना, और घर के तो हैं ही। फिर वो इसी तरह बर्थडे की प्लानिंग करने लगते हैं। रितिका मन में कहती है, इससे अच्छा ओकेजन क्या होगा अपनी फीलिंग बताने का।
रेडी हो जाइए आदित्य जी, आपको आपके जन्मदिन का सबसे स्पेशल तोहफा मिलने वाला है। और वो किचन से बाहर आ जाती है। ऑफिस पहुंचकर रितिका लिफ्ट में जा ही रही थी कि आदित्य भी वहां आ जाता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। रितिका भी उसे विश करती है। रितिका कहती है, इफ़ यू डोंट माइंड, आपसे एक बात पूछूं? आदित्य, पूछिए, क्या पूछना है? रितिका, आपको शर्ट्स में कौन सा कलर पसंद है और खाने में क्या पसंद है? आदित्य कहता है, वैसे आपको क्यों जानना है? रितिका पहले तो थोड़ी सी घबरा जाती है, फिर वो बोलती है, नो, जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ। अगर आपको नहीं बताना है तो इट्स ओके। आदित्य कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मुझे ना ब्लू शर्ट बहुत पसंद है और खाने में मुझे पंजाबी क्यूसिन बहुत पसंद है। अब चलें, मीटिंग का टाइम हो रहा है। रितिका कहती है, हाँ चलिए। और वो मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। रितिका शाम को ऑफिस से आकर मार्केट निकल जाती है। निशिका उससे पूछ पूछ कर थक गई थी कि वो कहाँ जा रहे हैं, बट उसने मार्केट पहुंचने तक उसे कुछ नहीं बताया। रितिका सबसे पहले मेंस सेक्शन में गई। वहां उसने आदित्य के लिए एक नेवी ब्लू कलर की शर्ट खरीदी। फिर वो बच्चों के सेक्शन में जाकर अन्नू के लिए एक फ्रॉक पसंद करती है। फिर वो लेडीज सेक्शन में जाकर अपने लिए एक नेवी ब्लू कलर का सूट पसंद करती है। निशिका जो ये सब देख रही थी, वो कहती है, ये लड़की बावरी हो गई है। अभी ये हाल है, जब आदित्य जी को पता नहीं है, जब ये उन्हें बताएगी तब उनका क्या रिएक्शन होगा। प्लीज बाबा जी, मेरी रिट्स को हिम्मत देना। फिर वो लोग शॉपिंग करके घर की ओर निकल जाते हैं। घर जाकर रितिका अपने रूम में जाकर बैठी ही थी कि अभिनव जी का फोन आता है। वो कॉल उठाते हुए कहती है, हेलो पापा, कैसे हैं आप? अभिनव जी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? रितिका कहती है, बिल्कुल ठीक हूँ पापा। आप अपना ध्यान रख रहे हैं ना? अभिनव जी हंसते हुए कहते हैं, अब तुम्हारे जैसी इतनी स्ट्रिक्ट टीचर के होते हुए कौन अपना ध्यान रखना भूलेगा। अच्छा, वैसे प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है ना? रितिका, नहीं पापा, सब ठीक चल रहा है। और आदित्य जी हैं ही यहाँ, कोई परेशानी होगी तो हम हैंडल कर लेंगे। अभिनव जी, अच्छा ठीक है। फिर वो कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन रख देते हैं। रितिका फ़ोन कट करने के बाद कहती है, सॉरी पापा, मैंने आपको नहीं बताया कि मैं आदित्य जी से प्यार करने लगी हूँ। बट आई प्रॉमिस, एक बार वो मान जाए फिर मैं आपको खुद ये बात बता दूंगी। और वो फ़ोन रखकर फ्रेश होने चली जाती है। कुछ दिनों बाद आज आदित्य का जन्मदिन था। आकृति जी उसके लिए हर साल की तरह उसका पसंदीदा खाना और हलवा बना रही थी। आदित्य अपने रूम में बैठा अपनी और विवाह की फोटोज देख रहा था। वो कहता है, आई नो, तुम मुझे बर्थडे विश कर रही हो, इसलिए थैंक यू एंड आई लव यू। रितिका जो उसे विश करने आई थी, वो ये देखकर गेट पर ही रुक जाती है। वो कहती है, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? उसकी आवाज़ सुनकर आदित्य अपनी आंखें साइड से पोंछ कर कहता है, नहीं नहीं, आ जाइए प्लीज। रितिका अंदर आते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे आदित्य जी। आई विश आपको सारी खुशियाँ मिले। आदित्य मन में कहता है, मेरी सबसे बड़ी खुशी तो बहुत पहले ही मुझसे दूर चली गई है। फिर वो कहता है, थैंक यू रितिका जी। रितिका ने उसकी इन आंखों को देख लिया था। वो कुछ हद तक समझ गई थी कि आदित्य क्यों दुखी है। वो कहती है, जिनसे प्यार करते हैं ना, उनको खुशी से याद करना चाहिए, ना कि दुखी होकर। इससे न सिर्फ हम खुद दुखी होते हैं, बल्कि उस इंसान को भी दुख पहुंचाते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। आदित्य मुस्कुराकर सिर्फ हाँ में गर्दन हिला देता है। रितिका उसके हाथ में एक बॉक्स रखते हुए कहती है, ये आपके लिए, देखिए और बताना कैसी लगी आपको। आदित्य कहता है, इसकी कोई नीड नहीं है, आपने बेवजह ही इतनी तकलीफ की। रितिका कहती है, अगर आप नहीं लेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी और नाराज हो जाऊंगी। और वो मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है, जो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। आदित्य को ये देखकर हंसी आ जाती है। वो कहता है, ओके ओके, ले रहा हूँ, पर प्लीज आप अन्नू की तरह मुंह मत बनाइए। और वो हंसने लगता है। रितिका उसको हंसते हुए देखकर कहती है, ऐसे ही हंसते रहा कीजिए, अच्छे लगते हैं। फिर वो थोड़ा नॉर्मल टोन में कहती है, अगर पसंद आए तो आज यही पहन लीजिएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। और वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद आदित्य एक नज़र उस शर्ट को देखता है और फिर वो उसे बेड पर रखकर नहाने चला जाता है। रितिका अन्नू के रूम में जाकर कहती है, अन्नू, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, देखोगी? फिर वो उसके लिए वो फ्रॉक निकालती है जो वो उसके लिए लेकर आई थी। अन्नू उसके गले लगते हुए कहती है,
थैंक यू मम्मा, ये बहुत सुंदर है। आप बर्ड की बेस्ट मम्मा हो, रितिका, और आप बर्ड की बेस्ट बेटी हो। फिर वो बाकी तैयारी करने लगती है। शाम को अन्नू को तैयार करने के बाद रितिका रेडी हो रही थी। उसने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, उसके ऊपर सिल्वर कलर के झुमके, हाथों में चूड़ियां, बालों को आज नीचे से कर्ली किया हुआ था, आंखों में काजल, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक। रितिका पैरों में सैंडल पहनकर रेडी होकर खुद को आईने में देखकर कहती है, परफेक्ट। फिर वो नीचे की ओर जाने लगती है। वहीं आदित्य भी अपने रूम से बाहर आ रहा था। दोनों नीचे उतर ही रहे थे कि रितिका का दुपट्टा उसके पैरों में अटक जाता है और वो गिरने वाली थी कि कोई उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। रितिका जो आंखें बंद करे खड़ी थी, वो धीरे से आंखें खोलकर देखती है तो सामने आदित्य खड़ा था, जिसने उसका एक हाथ पकड़ रखा था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। वो कहता है, जब आपसे इस तरह के कपड़े नहीं संभालते हैं तो आप क्यों पहनती हैं? अभी गिर जाती हैं आप। रितिका उसकी आंखों में देखकर कहती है, नहीं गिरती, क्योंकि आप जो हो। फिर वो कहती है, मेरा मतलब है कि आपने संभाल लिया तो कैसे गिरती? आदित्य उसे सीधा खड़ा करके कहता है, बी केयरफुल। फिर दोनों नीचे आते हैं। आदित्य सबसे मिलकर केक कट करने लगता है। अन्नू कहती है, पापा मम्मा भी तो हैं, आप उनके साथ केक कट नहीं करेंगे जैसे मेरे साथ करते हो? ये सुनकर आदित्य रितिका को देखता है। रितिका कहती है, इट्स ओके। फिर वो हल्के से आदित्य के हाथ पर हाथ रखकर उसके साथ केक कट करवाती है। सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, पर आदित्य कहीं और ही खोया था। आज उसे विवाह की बहुत याद आ रही थी, मानो यह सब उसके लिए कुछ मायने ही ना दे रहा हो। कुछ देर बाद आदित्य टेरेस पर जाने लगता है, क्योंकि उसे नीचे घुटन सा लग रहा था। यह देखकर रितिका कहती है, यही मौका है आदित्य जी से बात करने का। फिर वो निशिका को बताकर ऊपर की ओर जाने लगती है। निशिका उसका हाथ पकड़कर कहती है, ध्यान से इर्स। रितिका मुस्कुराकर, हाँ, अब मैं चलती हूँ, और वो टेरेस की ओर चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि आदित्य दीवार के पास सामने की ओर देख रहा था। वो उसके पास जाकर कहती है, आप यहाँ अकेले? नीचे पार्टी छोड़कर? आदित्य कहता है, नीचे घुटन सा हो रहा था और मुझे ये सब कम ही अच्छा लगता है। अब माँ को मना नहीं कर सकता हूँ, इसलिए पार्टी के लिए हाँ कर दी। वैसे आप यहाँ, आप नीचे एंजॉय कीजिए। रितिका, क्यों, आपको मेरी कंपनी अच्छी नहीं लग रही क्या? आदित्य, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आपसे तो अच्छी वाइब्स आती है। काफी टाइम बाद किसी से मैं इतनी बात कर रहा हूँ। वैसे एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो? रितिका, जी बोलिए ना। आदित्य, आजकल आप कुछ बदली सी लग रही हैं। लाइक पहले आपको इंडियन लोग इतना नहीं पसंद था, अब आप खुशी खुशी कैरी करने लगी हैं। पहले आपको खाना बनाते हुए नहीं देखा था, स्पेशली पंजाबी खाना। कोई पसंद आ गया क्या इंडिया में, जिसके लिए आप खुद को बदल रही हैं? रितिका यह सुनकर उसकी तरफ देखकर कहती है, हाँ, पसंद नहीं, मुझे तो प्यार हो गया है। आदित्य हैरानी से, रियली, यू आर इन लव? पर कौन है वो लकी पर्सन, आपने बताया नहीं? रितिका मुस्कुराकर, सामने ही तो है। फिर वो उसके थोड़ा करीब बढ़कर कहती है, आई लव यू आदित्य जी। यह सुनकर आदित्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आदित्य सुनकर हैरानी से रितिका को देखता है। वहीं रितिका उससे थोड़ा दूर जाकर हंसते हुए कहती है, आई लव यू आदित्य जी, आई लव यू। पता नहीं कैसे, पर हो गया। आपकी हंसी से, आपके गुस्से से, आपकी पसंद से, आपकी नापसंद से, आपके हर अंदाज से प्यार हो गया। जानते हैं, पहले मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर अब मुझे आपके सिवा कोई पसंद नहीं आता। ऐसा लगता है बस आपको ही देखूं और आपको ही महसूस करूं। मुझे पापा के बाद आपका स्पर्श सबसे महफूज महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जब तक आप हैं, मुझे कोई परेशानी, कोई खतरा नहीं हो सकता। जब आप छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अभी दिल बाहर आ जाएगा। सब कुछ बदल सा गया है। फिर वो घुटने के बल बैठकर कहती है, आई लव यू मिस्टर आदित्य शेरगिल, विल यू बी माइन? आदित्य, जो ये सब बातें सुनकर शौक था, वो कहता है, उठिए रितिका जी। रितिका कहती है, नहीं, पहले जवाब दीजिए। आदित्य थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, आई सेड गेट अप रितिका। रितिका उसकी आवाज सुनकर थोड़ा सा घबरा जाती है, वो उठकर खड़ी हो जाती है। आदित्य कहता है, जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? मैं और आप बहुत अलग हैं, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। आपको मुझसे प्यार हुआ, जानती है ना आप, मैं एक बच्चे का पिता हूँ, और आपकी जिंदगी तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है।
आपको मुझसे सिर्फ कुछ वक्त का अटैचमेंट हुआ है, जिसे आप प्यार समझ रही हैं। एक बार आप यहाँ से चली जाएंगी तो ये प्यार का भूत आपके सर से अपने आप उतर जाएगा। रितिका, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ या आप कोई खिलौना नहीं है कि मुझे आपसे लगा हुआ है और अब कुछ समय बाद में ख़त्म हो जाएगा। प्यार अगर एक बार हो जाए तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, और ये तो फिर मेरा प्यार है। रितिका खन्ना का मोम नहीं कि पिघल जाएगा। यह तो चट्टान की तरह है जो हजार कठिनाइयों के बाद भी ख़त्म नहीं होगा। और रही बात रास्ते अलग होने की, तो मेरे रास्ते तो आपसे जुड़ गए हैं, इतनी आसानी से आपसे अलग नहीं होंगे। वो कहते हैं ना कि वो इजहार ही किया जिसमें आजमाइश ना हो, और वो प्यार ही किया जिसमें कठिनाई ना हो। और वो मुस्कुराने लगती है। आदित्य गुस्से से कहता है, आपसे बहस करना ही बेकार है। जो करना है कीजिए, पर भूल जाइए कि मैं कभी आपसे प्यार करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करता हूँ, और वो है विभा, मेरी पत्नी। उसके सिवा ना मेरी ज़िंदगी में कोई है और ना कोई होगी। और आप कल ही यहाँ से चली जाएंगी। आपके रहने का अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रितिका कहती है, प्यार तो आपसे ही है और आपसे ही रहेगा। और रही बात आपसे दूर जाने की, तो ये तो अब नामुमकिन है। और वो भी नीचे की ओर चली जाती है। भाई उन सबसे अनजान कोई उनकी बातें छुपकर सुन रहा था। रितिका नीचे जाती है तो निशिका उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? आदित्य जी ने क्या कहा? रितिका, हाँ बिल्कुल ठीक है। भाई जो मुझे लगा था, इतनी आसान राह कहाँ है मेरे प्यार की, मुझे जाने के लिए कहा है उन्होंने। निशिका, तो अब क्या करेगी तू? रितिका, पता नहीं, पर यह तो तय है कि अब दूर तो जाऊंगी नहीं उनसे। वो बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने पीछे से आवाज आती है, दूर तो जाना पड़ेगा रितिका आपको। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां निर्मला जी अरनिका जी के साथ खड़ी थी। निर्मला जी कहती हैं, जाना तो होगा यहाँ से आपको, क्योंकि जो आप सोच रही हैं वो तो कभी नहीं होगा। रितिका कहती है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? निर्मला जी, आप एक विदेशी हैं, जिम्मेदारी, परिवार, ये सब आपके संभालने के बाहर है। यह प्यार बार सिर्फ कुछ वक्त का होता है। कुछ समय बाद जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, तब आप खुद ही इन सबसे दूर भागने लगेंगी। आदित्य से आपका प्यार है या कुछ और, हमें नहीं जानना है। हम तो शुरू से ही इन सब के खिलाफ हैं। आपका अन्नू से लगाव है, आप उस नाते यहाँ हैं, हम मना नहीं करेंगे, पर आदित्य के मामले में हम किसी की नहीं सुनेंगे। बेहतर यही होगा आप यहाँ से चली जाएं। और वो वहाँ से चली जाती हैं। रितिका हैरानी से कहती है, इन्हें यह सब कैसे पता चला? निशिका, मुझे तो ना इस चाची पर ही शक है। जरूर इसने ही कान भरे हैं, क्योंकि उनके अलावा सब यही थे। रितिका, हाँ तू सही कह रही है। वहीं आदित्य अपने रूम में बैठा हुआ था। वो खुद से कहता है, रितिका जी मुझसे प्यार करने लगी हैं, तभी वो इतने दिन से इतना अजीब बिहेव कर रही हैं। मुझे उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भेजना होगा। अब उनका यहाँ रहना सही भी नहीं है। फिर वो विवाह की फोटो को देखकर कहता है, तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। और वो किसी को कॉल करने लगता है। अगली सुबह रितिका अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी आदित्य उसके रूम में आता है। रितिका उसे देखकर खुशी से कहती है, अरे आप यहाँ? आदित्य कहता है, ये आपके लिए एक फ्लैट का इंतजाम मैंने कर दिया है। आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। आप जा सकती हैं यहाँ से। यह सुनकर रितिका के चेहरे की खुशी फीकी पड़ जाती है। वो कहती है, आप मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हैं? आदित्य उसकी तरफ देखकर कहता है, आपने मुझे मजबूर किया है, और एक बार, और अन्नू को मत बताइएगा कि आप यहाँ से जा रही हैं, वरना वो फिर जिद पकड़ लेगी। रितिका, आदित्य जी, आप मुझसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि मैंने आपको अपनी फीलिंग्स बताई। मुझे आपसे प्यार हुआ है, और वो हमेशा रहेगा, चाहे मैं आपसे दूर भी क्यों ना रहूं। आप एक बार मेरी बात के बारे में सोचिए तो। आदित्य कुछ कहता उससे पहले ही रोमा रूम में आकर कहती है, भाई आपको और रितिका को दार जी नीचे बुला रहे हैं, जल्दी चलो। रितिका कहती है, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? आदित्य और रितिका नीचे की ओर चले जाते हैं। रितिका नीचे जाकर देखती है कि सब लोग हॉल में बैठे थे। रितिका कहती है, आपने मुझे बुलाया दार जी? हरमन जी कहते हैं, हाँ हमने सुना है पुत्र, आप आदित्य से प्यार करती हैं। रितिका यह सुनकर पहले तो थोड़ा शौक होती है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि निर्मला जी ने यह बात उनको बता दी होगी। पर वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, दार जी ये सच है। और वो अपनी नज़र झुका लेती है। हरमन जी कहते हैं,
रितिका, प्यार करना बेहद आसान होता है। केवल कुछ शब्द ही होते हैं प्यार के इजहार के लिए, पर उसे निभाना हमें जिंदगी भर होता है। हम यह भी जानते हैं कि आदित्य ने आपको साफ मना कर दिया होगा। बेटा, आप हम लोगों से बहुत अलग हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं है। आदित्य शादीशुदा था, उसकी एक बेटी है, उसके ऊपर अन्नू की और इस परिवार की जिम्मेदारी भी है। आपकी जिंदगी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। सिर्फ आदित्य से प्यार करना ही काफी नहीं है। अन्नू और ये परिवार भी आदित्य के साथ जुड़े हुए हैं। अन्नू को एक माँ का प्यार दे पाएंगी आप? यह फैसला आसान नहीं है। क्या आपने इन सब परिस्थितियों के बारे में सोचा है? रितिका मुस्कुराकर कहती है, दार जी, जब मैंने आदित्य जी से प्यार किया है तो उनकी जुड़ी हर बात, हर इंसान मेरे लिए बहुत मायने देता है। चाहे वो अन्नू हो या ये परिवार। मुझे आदित्य जी से प्यार ये सोचकर हुआ ही नहीं कि वो शादीशुदा है या नहीं। उनकी और मेरी दुनिया में भले ही फर्क हो, पर मेरे प्यार में कोई फर्क नहीं आया है, ना आएगा। और रही बात अन्नू की और इस परिवार की, तो जब मुझे आदित्य जी से जोड़ने वाली कड़ी ही अन्नू है, तो मैं उसे खुद से दूर कैसे कर सकती हूँ? अगर आदित्य जी दिल है तो अन्नू मेरी धड़कन है। मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कोई सगी माँ अपने बच्चे से करती है। मुझे तो माँ का दर्जा ही उसने दिया है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कभी उससे कम प्यार करूँगी या मेरे लिए उसके मन में कभी किसी भी तरीके का फर्क आएगा। तो आप निश्चिंत रहिए। और वो चुप हो जाती है। हरमन जी, आप ऊपर जाइए, हमें कुछ वक्त चाहिए। रितिका गर्दन हिलाकर अपने रूम में चली जाती है। रितिका अपने रूम में जाकर बेड पर बैठ जाती है और कहती है, क्या मेरा फैसला सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। जब मैं आदित्य जी से प्यार कर सकती हूँ, तो मुझे उनसे जुड़ी हर बात और हर इंसान को एक्सेप्ट करना होगा। तभी अन्नू रूम में आकर कहती है, मम्मा। उसकी आवाज़ सुनकर रितिका के टेंशन वाले चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, आप आ गई बेटा? अन्नू, यस मम्मा। और वो कहती है, मम्मा, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? रितिका उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ। फिर वो मन में कहती है, चाहे मेरे प्यार का जो भी अंजाम हो, पर अनु और मेरा रिश्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकता। वही हॉल में सब बैठे इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। अर्निका जी, बाऊ जी, मैं आपको कह रही थी कि ये लड़की ठीक नहीं है, पर आप लोग माने जब ना। देख लिया किस तरह बेशर्मी से कह रही है कि मैं आदित्य जी से प्यार करती हूँ। निर्मला जी, इस बार मैं अर्निका की बात से सहमत हूँ। वो लड़की हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। बस कुछ दिन यहाँ रहकर उसे प्यार हुआ है। जब इतने बड़े परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आएगी ना, तब देखना ये प्यार का बुखार कैसे उतरता है और फिर खुद ही अपने देश वापस चली जाएगी। आकृति जी, माँ जी, रितिका बहुत अच्छी लड़की है। इतने दिन में उसे इतना तो पहचान ही गए हैं हम कि उसका इरादा और उसकी सोच गलत नहीं है। हम इसके बारे में एक बार सोच तो सकते हैं ना? आदित्य, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? वो तो अभी भावनाओं में बहकर इस तरह की बातें कर रही है, पर आप तो समझिए, वो यहाँ के लिए नहीं बनी है। उसका रहन सहन, तौर तरीके हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं। वो कभी इस तरह की फैमिली में नहीं रही है। मैं एक बच्चे का पिता हूँ। मेरे ऊपर खुद से भी पहले अन्नू की जिम्मेदारी है। मैं उन्हें कभी वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जो वो डिजर्व करती है। कुलदीप जी, बेटा, तुम बहुत जल्दीबाजी में यह सब कह रहे हो। मैं भाभी की बात से सहमत हूँ। रितिका बहुत अच्छी है। उसके अंदर मुझे समझदारी और संयम दिखाई देता है। हम सब जानते हैं कि तुम विवाह के जाने के बाद से कितने अकेले हो गए हो। तुमने अपने अंदर एक दीवार बना ली है कि तुम इसके अलावा किसी को भी अपने दिल और जिंदगी में जगह नहीं दोगे। हरमन जी कहते हैं, हमने फैसला ले लिया है कि हमें क्या करना है। रोमा, आप रितिका को नीचे बुलाकर लाइए। रोमा, जी दादू। और वो ऊपर रितिका को बुलाने चली जाती है। कुछ देर बाद रितिका नीचे आकर देखती है तो सबके चेहरों पर टेंशन थी। वो कहती है, जी दार जी, बोलिए। हरमन जी कहते हैं, बेटा, हमने आपकी बातों के बारे में सोचा है। आपकी भावनाएं और आपकी सोच को हमने अपने नज़रिए से सोचा है। हमने एक फैसला लिया है। रितिका कहती है, मैं समझी नहीं दार जी। हरमन जी खड़े होकर उसके पास आकर कहते हैं, हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। तुम्हें इस 1 महीने में यह साबित करना होगा कि तुम आदित्य के लिए एक अच्छी बीवी, अन्नू के लिए एक अच्छी माँ और इस घर के लिए एक अच्छी बहू बन सकती हो। यह समझो, ये एक परीक्षा है। अगर इस 1 महीने में तुम हमारे दिए हुए कार्य में सफल होती हो और आदित्य के दिल में अपने लिए जगह बना लेती हो,
तो हमारा परिवार तुम्हें इस परिवार की बहू के रूप में और आदित्य की पत्नी के रूप में अपना लेंगे। पर अगर तुम इन सब में सफल नहीं होती हो तो तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। अब बोलो, क्या तुम्हें यह फैसला मंजूर है? यह सुनकर रितिका हैरानी से उन्हें देखने लगती है। वहीं आदित्य और बाकी पूरा परिवार भी उनकी यह बात सुनकर हैरान हो जाता है। आदित्य कहता है, इन्हें यह मंजूर हो या ना हो, पर मुझे यह फैसला कभी मंजूर नहीं होगा। और वो अपने कमरे में चला जाता है। वहीं अर्निका जी भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं। हरमन जी कहते हैं, रितिका, हम आपको सोचने के लिए कल सुबह तक का टाइम देते हैं। आपका जो भी फैसला हो आप हमें बता दीजिएगा। और फिर धीरे धीरे सब अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। रितिका वहीं खड़ी थी। निशिका उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, रिट्स यार, यू आर ओके। रितिका उसे एक नज़र देखती है और फिर अपने कमरे की ओर चली जाती है। निशिका भी उसके पीछे चली जाती है। आदित्य अपने रूम में विवाह की फोटोज के सामने खड़ा था। वो कहता है, ये दादू क्या कर रहे हैं? क्यों जबरदस्ती रितिका जी को मेरी जिंदगी में ला रहे हैं? वो क्यों नहीं समझते कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है? मैं तुम्हारी यादों के सहारे पर जिंदगी भर जी सकता हूँ। और यह सब हो रहा है रितिका जी की वजह से। ना वो यहाँ होती, ना ये सब होता। और वो वहीं बैठ जाता है। अर्निका जी अपने रूम में गुस्से में चक्कर काट रही थी। वो कहती हैं, क्यों बाबूजी, क्यों किया आपने ऐसा? बहुत मुश्किल से आदित्य की जिंदगी में मैं अंधेरा लेकर आई थी, और आपने फिर से आदित्य की जिंदगी में रोशनी की किरण को लाकर खड़ा कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आदित्य खुश नहीं रह सकता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कभी नहीं, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कुछ भी मतलब कुछ भी। और वो हंसने लगती है। वो इस वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी। वहीं रितिका भी अपने रूम में बैठी इस बारे में सोच रही थी। वो कहती है, क्या करूं, वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं इस फैसले को मान लेती हूँ तो अगर मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाई तो मुझे आदित्य जी से दूर जाना पड़ेगा। फिर वो अपनी माँ की फोटो को निकाल कर कहती है, मम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? आप हेल्प करो ना। और वो आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे एक बच्ची और एक औरत दिखाई देती है। औरत बिल्कुल फॉरेनर लग रही थी, पर वो बहुत सुंदर लग रही थी। और वो बच्ची बहुत क्यूट सी लग रही थी। वो बच्ची एक पेंटिंग बना रही थी, पर उससे वो बन नहीं रही थी। वो कहती है, मम्मा, ये बन ही नहीं रही है, मैं नहीं करूँगी। हम कुछ और करते हैं ना। उसकी बात सुनकर वो औरत मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहती है, रीड जी, माई चाइल्ड, आपने तो अभी से हार मान ली। अभी तो पेंटिंग का एक पार्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। माय चाइल्ड, लाइफ में कुछ भी हो, चाहे पेंटिंग हो या कोई भी चीज़, हमें उसे करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। रिजल्ट मिले या ना मिले, पर आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। क्या पता हमें कोशिश से अच्छा रिजल्ट मिले। अब बोलो, फिर से ट्राई करोगी ना? रिट जी, यानी कि हमारी रितिका कहती है, यस मम्मा, मैं सब हार नहीं मानूंगी। देखना, मैं ये पूरी पेंटिंग कंप्लीट करूंगी। और वो फिर से पेंटिंग बनाने लगती है। वो औरत भी मुस्कुराते हुए उसके सर पर किस कर देती है। रितिका आंख खोलकर अपनी माँ की फोटो को देखकर कहती है, थैंक यू मम्मा, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। और वो वहीं लेट जाती है। अगली सुबह सब हॉल में थे। हरमन जी कहते हैं, आपने क्या फैसला लिया है रितिका? रितिका एक नज़र सबको देखती है, फिर उसकी नज़र आदित्य पर जाती है, जो उसे देखकर भी अनदेखा कर रहा था। रितिका एक गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने फैसला ले लिया है। मैं तैयार हूँ दार जी। उसकी ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, सिवाय हरमन जी और आकृति जी को छोड़कर। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, एक सुकून देखा जा सकता था। रितिका कहती है, मैं जानती हूँ यह आसान नहीं है, पर मेरी मम्मा कहती थी कि कोई भी काम करने से पहले ही हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए मैं एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर वो हरमन जी के पास जाकर कहती है, आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊँ। और वो उनके पैर छू लेती है। हरमन जी उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वो आकृति जी को कहते हैं, पुत्र, रितिका को सब समझा दे। हमारे यहाँ के रीति रिवाज और तौर तरीके समझाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। आकृति जी, जी बाबूजी, मैं ध्यान रखूंगी। कुछ देर बाद रितिका अपने रूम में जा रही थी कि तभी कोई उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। रितिका चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र अपने सामने खड़े आदित्य पर जाती है, जो बहुत गुस्से में उसे देख रहा था। रितिका कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप आदित्य जी? कोई काम है तो यूं ही बता दें, इस तरह कौन खींचता है?
आदित्य गुस्से से, शट अप रितिका, जस्ट शट अप। क्या समझती हैं आप अपने आप को? प्यार प्यार, ये क्या भूत चढ़ गया है आपके ऊपर? मैंने कहा ना आपसे कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। जो आपको समझ में नहीं आता क्या? कहा था ना आपसे कि मेरी जिंदगी और इस घर से चले जाइए। तो क्यों नहीं गई आप? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आप यह सोच रही हैं कि आप मेरी विवाह की जगह ले लेंगी तो आप गलत हैं। उसकी जगह ना कोई ले पाया है और ना कोई ले सकेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, चले जाइए यहाँ से। रितिका मुस्कुराकर कहती है, आप मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? मैं तो करती हूँ ना। अभी के लिए काफी है, और देखना आपको भी हो ही जाएगा। और रही बात विभा जी की, तो उनकी जगह लेने की तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं आपकी जिंदगी में अपनी जगह बनाऊंगी, और प्यार तो आपको मुझसे ही होगा, आदित्य शेरगिल जी। और वो उसका हाथ अपनी बाह से हटाकर चली जाती है। रात के वक्त रितिका सोने की तैयारी कर रही थी, तभी आकृति जी उसके रूम में आती हैं और कहती हैं, रितिका बेटा। रितिका उन्हें देखकर कहती है, अरे आंटी, आप आइए ना। आकृति जी उसके पास आकर कहती हैं, बेटा, वो तुमसे कुछ बात करनी थी। रितिका, जी आंटी, बोलिए ना। आकृति जी, बेटा, कल से तुम्हें इस घर को बिल्कुल एक बहू की तरह संभालना है। तुम्हारे ऊपर आदित्य और इस घर की जिम्मेदारी हम दे रहे हैं। तुम चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे साथ। कोई भी परेशानी हो तो हम मदद के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बेटा, जो भी करो अच्छे और सच्चे दिल से करना, देखना सब अच्छा होगा। रितिका, बस आंटी, आपने ये कहकर मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगी। आकृति जी उसके सर पर हाथ फेरकर वहां से चली जाती हैं। रितिका अन्नू को सुलाकर खुद भी सो जाती है। अगली सुबह वो जल्दी उठकर किचन में सबके लिए नाश्ता बनाती है। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर सबके साथ नाश्ता लगा रही थी। आकृति जी, बेटा, तुम आदित्य को बुलाकर ले आओ। रितिका, जी आंटी। और वो ऊपर की ओर चली जाती है। वो रूम का गेट ओपन करती है तो देखती है कि आदित्य अपनी शर्ट की बटन्स में उलझा हुआ था। वो कहती है, आदित्य जी। आदित्य उसे देखकर कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रितिका कहती है, नाश्ते के लिए बुलाने आई थी आपको, पर लगता है आप किसी प्रॉब्लम में हैं। मैं कुछ हेल्प करूं? आदित्य कहता है, नो थैंक्स, मैं खुद कर सकता हूँ, आप जाइए। रितिका उसके पास आकर कहती है, लाइए, मैं लगा देती हूँ। आदित्य उसे मना करते हुए कहता है, आप बेशक इस घर में हैं, पर बेटर होगा कि आप मुझसे सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता ही रखें, ना कि पर्सनल। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और वो फिर से शर्ट के बटन लगाने लगता है। रितिका उसके हाथ से बटन लेकर कहती है, बड़े जिद्दी हैं आप। तभी अन्नू भी कुछ कुछ बातों में बहुत ज़्यादा जिद्दी है, और वो बटन लगाने लगती है। तभी उसकी नज़र आदित्य के सीने पर लिखे विवाह के नाम पर जाती है। वो कहती है, वाओ, ये कितना सुंदर है। आदित्य उसकी नज़रों का पीछा करता है, तो वो उसका हाथ हटाकर बटन लगाते हुए कहता है, देख लिया आपने? जिस तरह मेरे सीने पर विवाह का नाम लिखा है, उसी तरह से मेरे दिल पर भी विवाह का नाम लिखा है। आप चाह कर भी उस पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाएंगी। इसलिए बेहतर होगा कि जो आप कर रही हैं उसे वहीं रोक दें। और वो रूम से बाहर चला जाता है। रितिका कहती है, मेरी छाप तो ऐसी होगी कि एक बार आपके दिल पर पड़ेगी ना, तो आप खुद ही उसे नहीं मिटा पाएंगे। और वो भी नीचे चली जाती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जब सब नाश्ता देखते हैं तो कहते हैं, ये क्या है? क्योंकि रितिका ने आज अपने हिसाब से जो वो लंदन में बनाती थी, वो ही सब बनाया था। रितिका कहती है, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि सबको क्या क्या पसंद है, इसलिए आज मैंने अपने हिसाब से सब बनाया है। प्लीज आप लोग ट्राई तो कीजिए। निर्मला जी थोड़ा गुस्से से कहती हैं, अगर पता नहीं था तो आकृति से या फिर अरनिका से पूछ लेती। जरूरी था क्या अपने हिसाब से हर चीज को करना? अब ये तुम्हारा विदेशी खाना खाएंगे हम लोग। रितिका कहती है, सॉरी दादी जी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। वो मैंने वो कहती उससे पहले ही अरनिका जी शुरू हो जाती हैं, हाँ, अब ये लड़की क्यों ही कुछ पूछेगी। वैसे भी इसे और इसकी दोस्त को सब अपने हिसाब का करना होता है। देख रहे हैं आप बाबू जी इस लड़की की हरकतें। हरमन जी कहते हैं, रितिका, रोमा, आप लोग सर्व कीजिए। यह सुनकर रितिका के अंदर थोड़ी सी उम्मीद जाग जाती है। वो रोमा के साथ सबको खाना सर्व करने लगती है। वो आदित्य को सर्व कर ही रही थी कि आदित्य उसे हाथ दिखा देता है। रितिका पहले तो उसे देखती है, पर फिर मुस्कुराते उसे हर चीज सर्व कर देती है। धीरे धीरे सब खाना शुरू कर देते हैं। रितिका तो वहीं खड़ी सबके चेहरे देख रही थी। जब सब खाकर भी कुछ नहीं कहते तो रितिका का मन उदास हो जाता है।
वो मन में कहती है, ओ गॉड, मैं तो पहले दिन ही फेल हो गई। सबके चेहरे देखकर लग रहा है कि किसी को भी खाना पसंद नहीं आया है। तभी उसे अन्नू की आवाज आती है। वो कहती है, वाह मम्मा, आपने कितना टेस्टी नाश्ता बनाया है। आई लव इट। यह तो बेस्ट है। रितिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सरमन जी कहते हैं, रितिका बहुत अच्छा है, जादू है आपके हाथ में। और वो खाने लगते हैं। कुलदीप जी, वाह रितिका बेटा, बहुत खूब। क्या तुम थोड़ी पुडिंग और टोस्ट और सर्व कर दोगी? रितिका मुस्कुराकर, जी अंकल। और वो उन्हें सर्व कर देती है। हरमन जी कहते हैं, बहुत अच्छा बनाया है बेटा, थोड़ा अलग है, पर फिर भी खाकर दिल आ गया है इस नाश्ते पर। रितिका, थैंक यू दार जी। फिर धीरे धीरे सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। आदित्य और रितिका भी ऑफिस के लिए निकल गए थे। वो दोनों कार में थे। रितिका कहती है, आपने कुछ नहीं कहा, आपको पसंद नहीं आया क्या? आदित्य उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता और अपनी ड्राइविंग करता रहता है। रितिका भी उसे कुछ नहीं कहती है। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वो दोनों अपने केबिन में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। तभी आदित्य कहता है, मिस रितिका, आपका ध्यान कहाँ है? मैं कब से ये पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। एक पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है? अभी पूरी प्रेजेंटेशन है। रितिका कहती है, ध्यान नहीं है, डोंट वरी। आदित्य को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो थोड़ा तेज आवाज में कहता है, मिस रितिका, आपको ये सब मजाक लग रहा होगा, पर यह बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैंने तो अभिनव सर को पहले ही कहा था कि इस काम के लिए किसी एक्सपीरियंस पर्सन को भेजें, पर उन्होंने आप जैसी एमेच्योर लड़की को भेजा है, जिसका ध्यान काम को छोड़कर हर जगह है। और वो वहां से बाहर चला जाता है। जीत, जो उससे कुछ बात करने आया था, वो कहता है, सर, वो रितिका मैम। वो आगे कुछ कहता, उससे पहले ही आदित्य कहता है, अगर तुम भी उसके बारे में बात करने आए हो तो जा सकते हो। जीत, सर, वो मैं तो ये बताने आया था कि रितिका मैम ने प्रेजेंटेशन बनाकर क्लाइंट को मेल कर दी है और उन्हें बहुत पसंद आई है। वो लोग मीटिंग का पूछ रहे हैं। उसकी बात सुनकर आदित्य हैरानी से कहता है, पर वो कब मेल की? मुझे कैसे नहीं पता? जीत, वो तो मैम ने कल ही कर दी थी और मुझे कहा था कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। आदित्य मन में कहता है, ओ गॉड, मैं बेवजह ही उन पर चिल्ला कर आया। जीत भी कुछ देर बाद चला जाता है। आदित्य कुछ देर बाद रितिका के केबिन के बाहर देखता है तो उसे रितिका दिखाई देती है, जो कुछ डिस्कशन में बिजी थी। वो अंदर जाने लगता है, पर कुछ सोचकर वो वहां से चला जाता है। शाम को रितिका घर जाकर सबसे मिलती है। फिर वो किचन में हेल्प करने लगती है। खाना खाने के बाद रितिका रूम में जा रही थी। तभी उसकी नजर आदित्य और अन्नू पर पड़ती है, जो मस्ती कर रहे थे। वो मुस्कुराते हुए कहती है, कब ये दिन आएगा जब मैं भी इसी फैमिली का हिस्सा बनूंगी। थोड़ी देर बाद अन्नू खेलते खेलते सो जाती है। आदित्य उसके माथे पर किस करके जाने लगता है। तभी पीछे रितिका से वो टकराते हुए बचता है। वो कहता है, देख नहीं सकती आप? अभी आपको लग जाती। रितिका कहती है, आप अन्नू को सोते टाइम बेबी किस करते हैं, तो आज मुझे भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छी नींद आ जाए। और वो अपने फोrehead की तरफ उंगली करती है। पहले तो आदित्य हैरान होता है, पर फिर वो गुस्से से कहता है, आप ना पागल हो गई हैं। रितिका एकदम से ऊपर होकर आदित्य के माथे पर किस करके कहती है, कोई बात नहीं, आप ना सही, मैं तो आपको कर सकती हूँ ना। फिर वो बेड पर लेटते हुए अन्नू को गले लगाकर आंखें बंद कर लेती है। आदित्य भी चुपचाप वहां से चला जाता है। वो रूम में आकर बेड पर बैठते हुए कहता है, क्या है ये लड़की? जहाँ आज लोग अपने होकर भी सौतेले जैसा व्यवहार रखते हैं, वहाँ ये अन्नू को बिल्कुल एक माँ की तरह प्यार कर रही है। खुद की उम्र अभी प्यार और शादी करने की है, और यहाँ ये मुझसे और मेरे परिवार से प्यार कर बैठी है। कैसे समझाऊं उन्हें कि यहाँ उनकी कोई जिंदगी नहीं है, उन्हें मुझसे बेटर लाइफ पार्टनर मिल सकता है। कैसे भी करके ये एक महीना निकल जाए। फिर वो सोचते सोचते सो जाता है। इसी तरह 10 दिन हो जाते हैं। रितिका सब काम और जिम्मेदारियां अच्छे से पूरा करने की कोशिश में थी। हालांकि उसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती थी, पर आकृति जी और हरमन जी उसे प्यार से समझाते थे। उसे घर में रोमा, कुलदीप जी, सरमन जी, अन्नू और बाकी सबका बहुत सपोर्ट मिलता। पर आदित्य, निर्मला जी और अनिका जी, इन तीनों के दिल में रितिका अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाई थी। आदित्य उससे केवल काम की ही बातें करता, पर रितिका ने हार नहीं मानी थी। वो उसके सारे काम बिना बोले कर देती थी। आदित्य उसे मना करता है, पर फिर भी वो उसकी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती थी। आदित्य को उसकी कोशिश दिखती थी, पर वो उसे अपनाने से कतराता था।
वहीं निर्मला जी रितिका को अभी भी पसंद नहीं करती थी। वहीं अरनिका जी इसी कोशिश में थी कि किसी तरह वो रितिका को घर से बाहर निकलवा दे। आज रितिका की ऑफिस से छुट्टी थी, वो आज घर पर ही थी। उसने अन्नू को घुमाने का प्लान किया था। अरनिका जी किचन में थी। वो देखती हैं कि हर कोई किचन से बाहर निकल गया था। वो कहती हैं, कितने दिनों बाद आज कोई मौका हाथ लगा है। बहुत उछल लिया है रितिका की बच्ची ने। कितने मौके दिए हैं मैंने उसे कि इस घर से चली जाए, पर उसने तो ठान ही रखा है कि इस घर में बस करके ही मानेगी। पर मैं भी अरनिका हूँ, ये इस घर से जाना नहीं चाहती ना। पर अफसोस, आज ये अपनी जिंदगी से जाएगी। और वो एक खतरनाक सी स्माइल करती है। फिर वो आसपास देखती है तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वो धीरे से गैस का पाइप लीक कर देती है और एक कुकर में सब्जी रखकर मुस्कुराते हुए किचन से बाहर निकल जाती हैं। अनु अपने रूम में बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी वो कहती है, ओह नो, मुझे तो भूख लग गई है। यस, एक काम करती हूँ, मम्मा ने जो खीर बनाई थी ना, वो ले आती हूँ किचन से। और वो उठकर किचन की ओर चल देती है। वहीं रितिका भी ऑफिस की एक मीटिंग अटेंड करने के बाद कहती है, ओह गॉड, कितना टायरिंग था। एक कप कॉफी बना लेती हूँ, तब जाकर रिफ्रेश फील होगा। और वो अपने रूम से निकलकर नीचे की ओर जा रही थी कि तभी उसे एक कॉल आता है और वो कॉल पर बिजी हो जाती है। वहीं अन्नू जो किचन में थी, वो कहती है, खीर कहाँ है। और वो फ्रिज खोलकर खीर की कटोरी निकाल लेती है। रितिका ने अपना फोन बात करके रखा ही था कि उसे अन्नू के चिल्लाने की आवाज आती है। रितिका कहती है, ये तो अन्नू की आवाज है। और वो भागते हुए नीचे जाती है। वो देखती है कि आवाज किचन से आ रही थी। वो जल्दी से किचन की ओर जाती है। वहां जाकर जो वो देखती है उससे वो वहीं जम जाती है, क्योंकि किचन में आग लग गई थी। अनु वहीं बीच में खड़ी रो रही थी। रितिका चिल्लाती है, अनु। तब तक बाकी सब भी आ गए थे। कुलदीप जी कहते हैं, मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करता हूँ। तब तक आप सब पानी डालिए और आग बुझाने की कोशिश कीजिए। शंभू, तुम गार्डन वाला पाइप लेकर आओ, जल्दी करो। और वो बाहर की ओर भागते हैं। वहीं सब लोग भी पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी आकृति जी चिल्लाती हैं, रितिका रुको। सबकी नज़र जब सामने की ओर जाती है तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि रितिका आग में अन्नू को बचाने अंदर किचन में चली गई थी। अरनिका जी, हे भगवान, ये अन्नू कैसे अंदर पहुंची। मैंने तो उस टाइम पर ही ले किया था जब रितिका किचन में आती है। रितिका धीरे धीरे अंदर बढ़ रही थी। वो जैसे तैसे आग को पार करके अन्नू के पास पहुंचती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, अन्नू आप ठीक हो ना, लगी तो नहीं ना। अन्नू रोते हुए, मम्मा यहाँ से जल्दी चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो रितिका से बिल्कुल चिपक कर गले लग जाती है। रितिका अन्नू को कंबल से अच्छे से कवर करके आगे बढ़ने लगती है। तभी फर्नीचर का एक हिस्सा नीचे की ओर गिरता है, जिससे वो पीछे हो जाती है। सरमन जी कहते हैं, रितिका ध्यान से, चोट न लगे। रितिका कहती है, ओ गॉड, यहाँ तो आग फैल रही है। मुझे अन्नू को यहाँ से निकालना होगा। वो आसपास नजर घुमाती है तो उसकी नजर खिड़की के पास पड़ती है। वो वहां पड़ा एक डंडा उठाकर वहां का कांच तोड़कर खिड़की खोल देती है और वहां खड़े गार्ड को कहती है, भैया आप अन्नू को पकड़िए। गार्ड, जी मैडम। और वो अपने साथ एक और गार्ड को बुलाता है। वो लोग भी आग बुझाने की कोशिश में थे। वो अन्नू को कंबल से कवर करके कहती है, अन्नू बेटा, आप यहाँ से बाहर जाओ। अन्नू, नहीं मम्मा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर रितिका की आंखें नम हो जाती हैं और वो उसे गले लगाते हुए कहती है, नहीं बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी। आप चलो, मैं भी आऊंगी, पर पहले आप जाओ। और वो उसे धीरे धीरे खिड़की से बाहर निकाल देती है। वो खुद भी जा ही रही थी कि तभी गार्ड चिल्लाता है, मैडम पीछे होइए। रितिका पीछे हो जाती है, क्योंकि वहां का एक कपबोर्ड नीचे गिर गया था। रितिका की भी अब सांस फूलने लगी थी, क्योंकि वो काफी देर से आग में थी और आग भी बहुत तेज हो रही थी। तभी उसकी नज़र दीवार के पास पड़ी लकड़ियों पर जाती है, जिनमें आग लग रही थी। वो इधर उधर से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर पूरे किचन में आग फैल गई थी। अचानक रितिका को चक्कर आने लगते हैं। वो आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी और उसे बहुत खांसी भी आ रही थी। वो नीचे बैठ जाती है। उसे सबकी आवाज सुनाई दे रही थी जो उसे उठने के लिए कह रहे थे। वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। आकृति जी रोते हुए कहती हैं, रितिका उठो बेटा, हिम्मत करो बेटा। सरमन जी की नज़र जब लकड़ियों पर जाती है तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं, रितिका उठो बेटा, लकड़ियां गिर जाएंगी तुम्हारे ऊपर। पर रितिका को कोई होश नहीं था। अरनिका जी
बस ये प्लान आज कामयाब हो जाए। वहीं वो लकड़ियां धीरे धीरे आग पकड़कर नीचे की ओर आ रही थी। तभी सब चिल्लाते हैं, रितिका। तभी हरमन जी की आवाज आती है, आदित्य। उनकी आवाज सुनकर सब सामने देखते हैं तो सब डर जाते हैं, क्योंकि लकड़ियां आदित्य ने पकड़ी हुई थी। निर्मला जी चिल्लाते हुए कहती हैं, आदि बेटा बाहर आ, तुझे लग जाएगी। पर आदित्य उन लकड़ियों को पकड़ा हुआ था। उसके हाथ भी जल रहे थे। उसने जैसे तैसे उन्हें दूर किया। फिर उसने रितिका की तरफ देखा, जो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो घुटने के बल बैठकर उसका सर उठाकर कहता है, रितिका उठो। पर वो नहीं उठती है। आदित्य उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे आग से बाहर निकलता है। वो उसे सोफे पर लिटा देता है और कहता है, रोमा पानी ला। रोमा जल्दी से पानी का गिलास लेकर आती है और आदित्य को देती है। आदित्य उसके चेहरे पर पानी छिड़क देता है, पर रितिका नहीं उठती है। सरमन जी, बेटा तू इसे कमरे में लेकर जा, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। आदित्य गर्दन हिलाता है और उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। वो उसे बेड पर लिटा देता है और डॉक्टर का वेट करने लगता है। कुछ देर में डॉक्टर आ जाते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। फिर वो कहते हैं, डोंट वरी आदित्य जी, ये ठीक है। अभी बस काफ़ी देर आग में रहने की वजह से धुआं इनके फेफड़े तक पहुंच गया है, इसलिए बेहोश हैं। कुछ देर बाद होश आ जाएगा इन्हें। फिर वो चले जाते हैं। आदित्य रितिका को देखने लगता है। उसके हाथ में कई छोटे छोटे चोटें लग गई थी। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। तभी उसकी नज़र अपने पाँव पर जाती है। वो देखता है कि अन्नू उसके पाँव पकड़े हुए उसे देख रही थी। वो घुटने के बल बैठकर कहता है, क्या हुआ अन्नू, आप यहाँ क्यों आए? मैंने आपसे कहा था ना, आप अपने रूम में आराम करो। अनु नम आंखों से कहती है, पापा मम्मा ठीक हो जाएंगी ना? आदित्य उसे गोद में उठाते हुए कहता है, हाँ बेटा, वो बिल्कुल ठीक है। बस वो थक गई है ना, तो रेस्ट कर रही हैं। अब आप भी अपने रूम में जाओ। जब मम्मा उठ जाएंगी तो मैं आपको बुला लूंगा। ओके अनु? ओके पापा। फिर वो रितिका के पास जाकर उसके हाथ पर किस करके कहती है, मम्मा आप जल्दी उठ जाओ। फिर वो रूम से बाहर चली जाती है। आदित्य आंखें बंद करके कहता है, बाबा जी प्लीज इन्हें ठीक रखिए। कैसे चुकाऊंगा इनका एहसान मैं? मेरी अन्नू को दूसरी बार जान बचाई है इन्होंने। और वो वहीं सोफे पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद रितिका को होश आने लगता है। तभी उसे सब याद आने लगता है कि किस तरह वो आग में अन्नू के साथ फंस गई थी। वो एकदम से उठकर कहती है, अन्नू। आदित्य जो सोफे पर बैठा था, वो उठकर उसके पास आकर कहता है, आपको होश आ गया? आप ठीक है ना? रितिका कहती है, अन्नू कहाँ है? वो ठीक है ना, मुझे उससे मिलना है। और वो उठने लगती है कि तभी आदित्य उसे पकड़ लेता है और कहता है, आप बैठे, मैं अन्नू को बुलाता हूँ। आप कमजोर हैं अभी। और वो कॉल करके सबको ऊपर बुलाता है। सब जल्दी से ऊपर की ओर आ जाते हैं। अनु रितिका को देखते ही भागकर उसके पास आती है और उसके गले लग जाती है। रितिका कहती है, आप ठीक हो ना बेटा? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अनु से अलग होकर कहती है, नहीं मम्मा, आप तो मेरी सुपर हो। आपके होते हुए मुझे चोट कैसे लगती? रितिका उसकी बात सुनकर नम आंखों से भी मुस्कुरा देती है। आकृति जी उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेर कर कहती हैं, बेटा तुमने हमें डरा दिया था। क्या जरूरत है तुम्हें आग में जाने की? कुछ हो जाता तो? रितिका, आंटी, अगर आज अन्नू को कुछ हो जाता तो मैं खुद को जीते जी कभी माफ नहीं कर पाती। सरमन जी, बेटा तुम आराम करो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर सब उसका हाल चाल लेकर नीचे चले जाते हैं। आदित्य, आप आराम कीजिए, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। और वो भी जाने लगता है कि रितिका उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य कहता है, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? रितिका कहती है, बैठिए। और वो उसे बैठाकर पास से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके हाथ में दवाई लगाने लगती है। आदित्य कहता है, मैं कर लूंगा, आप रहने दीजिए। रितिका उसके हाथ में दवा लगाते हुए कहती है, जब चोट मेरी वजह से लगी है तो मर्रम भी मैं ही लगाऊंगी। आदित्य कहता है, थैंक यू। यह सुनकर रितिका उसकी तरफ देखती है तो आदित्य आगे कहता है, आपने आज अपनी जान पर खेलकर अन्नू की जान बचाई, आपका एहसान। वो आगे कहता, उससे पहले ही रितिका कहती, खबरदार जो आपने मेरे प्यार को एहसान का नाम दिया तो। आपका मेरा रिश्ता जैसा भी हो, पर अन्नू और मेरा रिश्ता बहुत स्पेशल है। उसने मुझे माँ का दर्जा दिया है, तो मैं कैसे अपनी बेटी को कुछ होने देती? और आपको क्या जरूरत थी आग में कूदने की? कुछ हो जाता तो? आदित्य, अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? उसकी बात सुनकर रितिका उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। आदित्य कहता है, मेरा मतलब था आप हमारी जिम्मेदारी हैं। बस और कुछ नहीं, अब आप रेस्ट कीजिए।
पर रितिका उसे रोक कर कहती है, एक गुड नाइट किस तो कर सकते हैं ना प्लीज। आदित्य कहता है, कुछ नहीं करूंगा मैं, चलिए सो जाइए। रितिका मुंह फुलाकर कहती है, मैं नहीं सोऊंगी जब तक आप मुझे गुड नाइट किस नहीं करोगे। आदित्य एक गहरी सांस लेकर कहता है, कितनी जिद्दी हैं आप, अब अगर नहीं की तो ये मानेगी नहीं। और वो धीरे से झुककर उसके माथे पर किस करके हट जाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। रितिका भी मुस्कुराते हुए सो जाती है। रितिका अगले 2-3 दिन बाद वापस ऑफिस जाने लगती है। वो अपने केबिन में काम कर रही थी, तभी जीत आता है और उसे कुछ पॉइंट समझाने लगता है। तभी उसका कॉल आता है। वो फोन निकाल रहा था, तभी उसका पर्स भी गिर जाता है। उसका इस पर ध्यान नहीं जाता है। रितिका जब ये देखती है तो वो उसका पर्स उठाने लगती है। तभी उसकी नज़र एक फोटो पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।